ऐप क्लाइंट्स आए, डेवलपर्स आए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए, और अब डिस्कशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक आ रहा है, नोड वैलिडेटर्स। मतलब डिजिटल पार्टिसिपेशन का एवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में मूव हुआ है। यूजर, क्रिएटर, डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टिसिपेंट, और इसी एवोल्यूशन को समझना आज के सेशन का कोर आइडिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिशनल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज में यूजुअली एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूअस एक्टिव पार्टिसिपेशन। कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट बनाना है, फ्रीलांसर को क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं, ई कॉमर्स सेलर को इन्वेंटरी, सप्लाई चेन और कस्टमर्स मैनेज करना है। ट्रेडिंग में मार्केट को कंटिन्यूअसली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। Most online opportunities require continuous active labor, skill mastery या ongoing client acquisition on third party platforms. एग्जाम्पल, अगर प्लेटफॉर्म का अल्गोरिदम चेंज हो गया, कंटेंट क्रिएटर का रीच इम्पैक्ट हो सकता है। ई कॉमर्स में इन्वेंटरी और कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में टाइम और स्किल को क्लाइंट पेमेंट के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाता है। ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी और टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, क्या डिजिटल पार्टिसिपेशन का कोई ऐसा लेयर है जहां हम सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज ना करें बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को अंडरस्टैंड और पार्टिसिपेट करें? इसी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स में बिल्ड होता है। इस स्लाइड को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक शॉप खोली है, लेकिन लैंड आपका नहीं है। आप उस लैंड पर बिजनेस कर रहे हो। लैंड ओनर डिसाइड कर सकता है रेंट क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, एक्सेस कैसे मिलेगा। एग्जैक्टली इसी एनालॉजी को एप्लीकेशन लेयर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस और गिग एप्स अपने फी स्ट्रक्चर्स, टर्म्स ऑफ सर्विस और एक्सेस कंट्रोल सेट करते हैं। आप यूजर या सेलर होते हो। अब दूसरी साइड देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ये वो फाउंडेशनल लेयर है जो एप्लीकेशंस को पावर करती है। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेंट्स कंप्यूटेशनल वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटोकॉल रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिफरेंस सिंपल है, एप्लीकेशन लेयर पर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर आप नेटवर्क के फाउंडेशन को सपोर्ट करते हो। और यही डिस्टिंक्शन वैलिडेटर पार्टिसिपेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब ट्रेडिशनल इंटरनेट और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन मॉडल को साइड बाय साइड समझते हैं। सॉरी, ट्रेडिशनल इंटरनेट में यूजर वेब ब्राउजर ट्रेडिशनल इंटरनेट में यूजर वेब ब्राउज करता है, फिर एप्लीकेशन, वेब ऐप या ऑनलाइन स्टोर। उसके पीछे सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, Amazon वेब सर्विसेज या क्लाउड होस्टिंग, और फिर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा केबल नेटवर्क्स एटसेट्रा। ब्लॉकचेन मॉडल में फ्लो डिफरेंट है। यूजर ट्रांजैक्शन सेंड करता है, वो डैप इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट करता है। डैप के पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक होता है और ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन तक जाता है। ब्लॉकचेन चेन के अंदर कंसेंसस नेटवर्क होता है और वैलिडेटर्स उस नेटवर्क को सिक्योर करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक सिंपल लाइन में, ट्रेडिशनल इंटरनेट में सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन में कंसेंसस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड ब्लॉकचेन के बेसिक लेयर्स एक्सप्लेन करती है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें इसके 4 बेसिक पिलर्स को देखना होगा। पहला, लेयर 1 ब्लॉकचेन। ये पूरे नेटवर्क की बेस लेयर होती है। इसी पर ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं और परमानेंटली ऑन चेन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में,
लेयर 1 ब्लॉकचेन पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। दूसरा, कंसेंसस इंजन। अब सवाल यह है कि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो नेटवर्क कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन जेन्यून है? डिफरेंट नोड्स एक ही डिसीजन पर कैसे एग्री करेंगे? इन सब रूल्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंसेंसस इंजन मैनेज करता है। तीसरा, नेटिव यूटिलिटी टोकन। हर ब्लॉकचेन का अपना नेटिव टोकन होता है। इस टोकन का यूज गैस फी पे करने, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, स्टेकिंग करने और प्रोटोकॉल रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है। चौथा, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डैप्स। डीफाई प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन गेम्स और रियल वर्ल्ड एसेट एप्लीकेशंस जैसे वेब3 प्रोडक्ट्स इसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप किए जाते हैं। अगर इस पूरे इकोसिस्टम को एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो लेयर 1 ब्लॉकचेन फाउंडेशन का काम करती है। कंसेंसस इंजन डिसाइड करता है कि नेटवर्क में क्या वैलिड है। नेटिव टोकन सिस्टम के ऑपरेशंस और इंसेंटिव्स को सपोर्ट करता है, और डैप्स इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अब एक फाइनल क्वेश्चन, इन सब एक्टिविटीज को वेरीफाई, ऑपरेट और सिक्योर कौन करता है? इसका आंसर है वैलिडेटर्स। वैलिडेटर को बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स ने आंसर शीट सबमिट की। कोई सेंट्रल पर्सन नहीं है जो हर आंसर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करे। एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चाहिए जो चेक करे कि इंफॉर्मेशन वैलिड है। ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स का रोल इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैलिडेटर के 3 की फंक्शंस है। नंबर 1, वेरीफाइज ट्रांजैक्शंस। वैलिडेटर चेक करता है कि फंड्स सेंड करने वाले के पास एक्चुअल ओनरशिप है और डबल स्पेंडिंग नहीं हो रही। और नंबर 2, प्रपोजेस ब्लॉक्स। वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉक्स में ग्रुप करके नेटवर्क के सामने प्रपोज किया जाता है। नंबर 3, मेंटेन सिक्योरिटी। वैलिडेटर्स कंसेंसस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन लेक्चर की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन रहती है। तो वैलिडेटर सिर्फ सर्वर नहीं है, वैलिडेटर ब्लॉकचेन के ट्रस्ट मैकेनिज्म का एक्टिव पार्टिसिपेंट है। एक बार सोचिए, अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क में वैलिडेटर्स ही ना हो तो सिस्टम कैसे चलेगा? ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कौन करेगा? नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स के बीच एग्रीमेंट कैसे बनेगा? और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसीलिए कहा जा सकता है, वैलिडेटर्स के बिना ब्लॉकचेन पर ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में वेरिफिकेशन का काम बैंक, कंपनी या सेंट्रल अथॉरिटी करती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वैलिडेटर्स परफॉर्म करते हैं। वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं और कंसेंसस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस रोल के बदले प्रोटोकॉल उन्हें ऑटोमेटेड रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। यानी वैलिडेटर्स अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, स्टेक और नेटवर्किंग पार्टिसिपेशन के थ्रू ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन को समझिए। अगर नेटवर्क सिर्फ कुछ लिमिटेड एंटिटीज पर डिपेंड हो तो कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, लेकिन जब अलग अलग लोकेशंस पर इंडिपेंडेंट वैलिडेटर्स ऑपरेट करते हैं तो नेटवर्क ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंसरशिप रेसिस्टेंट बन सकता है। तो वैलिडेटर के रोल को 3 सिंपल वर्ड्स में याद रखिए: वैलिडेशन, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन।
चलिए अब डिजिटल वर्ल्ड के अलग अलग रोल्स को एक सिंपल कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। हर रोल अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है और उसका रिवार्ड भी अलग सोर्स से आता है। फ्रीलांसर अपना टाइम और स्पेशलाइज्ड स्किल कंट्रीब्यूट करता है। उसकी अर्निंग का मेन सोर्स होता है क्लाइंट पेमेंट, और उसकी प्राइमरी डिपेंडेंसी होती है नए क्लाइंट्स एक्वायर करना। कंटेंट क्रिएटर मीडिया और ऑडियंस अटेंशन कंट्रीब्यूट करता है। उसका रिवार्ड जनरली एडवर्टाइजमेंट्स या स्पॉन्सरशिप से आता है, और उसकी सक्सेस काफी हद तक प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम पर डिपेंड करती है। ई कॉमर्स सेलर इन्वेंटरी और मार्केटिंग मैनेज करता है। उसका रिवार्ड कस्टमर सेल्स मार्जिन होता है, और उसकी डिपेंडेंसी सप्लाई चेन और मार्केट डिमांड पर होती है। टोकन ट्रेडर अपना रिस्क कैपिटल यूज करता है। उसका पोटेंशियल रिवार्ड मार्केट कैपिटल गेन से आता है, लेकिन उसकी प्राइमरी डिपेंडेंसी शॉर्ट टर्म प्राइस वॉलेटिलिटी होती है। अब आते हैं वैलिडेटर पार्टिसिपेंट पर। वैलिडेटर का कंट्रीब्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेक। इस रोल का रिवार्ड सोर्स होता है ऑन चेन प्रोटोकॉल रूल्स, और इसका प्राइमरी डिपेंडेंसी फैक्टर होता है नेटवर्क ग्रोथ और अपटाइम। यहाँ ऑब्जेक्टिव किसी भी रोल को सुपीरियर या इंफीरियर प्रूव करना नहीं है। हर रोल डिजिटल इकोसिस्टम के एक डिफरेंट लेयर पर ऑपरेट करता है। मेन पॉइंट ये समझना है कि हर रोल का कंट्रीब्यूशन, रिवॉर्ड मैकेनिज्म और डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर अलग होता है, और वैलिडेटर मॉडल की यूनिकनेस ये है कि ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसेंसस लेयर पर पार्टिसिपेट करता है। अक्सर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज में आपको प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करने, प्रोडक्ट सेल करने, सर्विसेज प्रोवाइड करने या डिजिटल एसेट्स ट्रेड करने के बदले रिवॉर्ड मिलता है। वैलिडेटर का रोल इन सबसे अलग है, क्योंकि वैलिडेटर डायरेक्टली ब्लॉकचेन के नेटवर्क रूल्स और कंसेंसस लेयर में पार्टिसिपेट करता है। इस डिफरेंस को तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सिस्टमैटिक अलाइनमेंट, वैलिडेटर नेटवर्क की सिक्योरिटी, एक्टिविटी और ओवरऑल फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। इसका रोल सिर्फ पर्सनल बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के ऑपरेशन से कनेक्टेड होता है। ऑटोमेटेड रूल्स, ब्लॉक रिवॉर्ड्स किसी मैनेजर या इंडिविजुअल के पर्सनल डिसीजन पर डिपेंड नहीं करते। ये रिवॉर्ड्स प्रोटोकॉल के कंसेंसस मैकेनिज्म और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होते हैं। इकोसिस्टम फाउंडेशन, ब्लॉकचेन के ऊपर डीफाई, गेमिंग, पेमेंट्स और दूसरी वेब3 एप्लीकेशंस बिल्ड होती हैं। इन एप्लीकेशन से होने वाली ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस और वैलिडेट करने के लिए कंसेंसस इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। इसलिए वैलिडेटर को सिर्फ एक अर्निंग ऑप्शन के रूप में देखना इनकम्प्लीट होगा। वैलिडेटर असल में ब्लॉकचेन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला पार्टिसिपेंट होता है। अब नेचुरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर वैलिडेटर्स नेटवर्क के लिए इतने एसेंशियल हैं, तो हर पर्सन डायरेक्टली वैलिडेटर क्यों नहीं बन सकता? इसका आंसर समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल वैलिडेटर सेटअप की एंट्री बैरियर्स देखने होंगे। ट्रेडिशनल फुल वैलिडेटर ऑपरेट करना एक एडवांस्ड और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होता है। इस मॉडल में एंट्री के लिए मेनली तीन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज, हाई कैपिटल स्टेक। मेजर ब्लॉकचेन्स पर फुल वैलिडेटर रन करने के लिए पहले से सिग्निफिकेंट टोकन स्टेक लॉक करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन पर वैलिडेटर सेटअप के लिए 32 ETH रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा चैलेंज, टेक्निकल नॉलेज।
वैलिडेटर ऑपरेट करने के लिए लिनक्स सर्वर्स, कमांड लाइन टूल्स, नोड क्लाइंट्स और नेटवर्क पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। ये काम जनरली डेवलपर्स लेवल टेक्निकल एक्सपर्टाइज डिमांड करता है। तीसरा चैलेंज 24/7 हार्डवेयर अपटाइम। वैलिडेटर नोड को कंटिन्यूअसली ऑनलाइन और स्टेबल रखना पड़ता है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट, रिलायबल एंटरप्राइज ग्रेड सर्वर्स और अप्रोक्सीमेटली 99.9% अपटाइम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नोड ऑफलाइन हो या प्रोटोकॉल रूल्स फॉलो ना करे तो स्लैशिंग पेनाल्टीज भी अप्लाई हो सकती है। इसलिए ट्रेडिशनल फुल नोड मॉडल में 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स सामने आती हैं: कैपिटल, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और कंटिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब नेचुरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर फुल वैलिडेटर ऑपरेट करना इतना डिमांडिंग है तो क्या इस पार्टिसिपेशन को स्मॉलर और मोर एक्सेसिबल यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है? एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर फ्रैक्शनल मॉडल एंटर होता है। चलिए फ्रैक्शनल नोड मॉडल को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंप्लीट वैलिडेटर नोड ऑपरेट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सर्वर और रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल स्टेक चाहिए। ये सेटअप एक इंडिविजुअल के लिए कैपिटल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से डिफिकल्ट हो सकता है। अब इसी एक फुल वैलिडेटर नोड को 70,000 स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल फ्रैक्शंस में डिवाइड करके इमेजिन कीजिए। वन फुल वैलिडेटर नोड, इसके अंदर 70,000 फ्रैक्शंस। हर फ्रैक्शन एक वेरिफाइबल डिजिटल पार्टिसिपेशन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है जो ऑन चेन रिकॉर्ड होता है। इन यूनिट्स के थ्रू कम्युनिटी होल्डर्स वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल सर्वर को 70,000 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। सर्वर एक ही कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऑपरेट करता है। फ्रैक्शंस सिर्फ उस नोड में पार्टिसिपेशन को डिजिटली रिप्रेजेंट करती है। यानी जो फुल नोड सेटअप नॉर्मली एक लार्ज रिक्वायरमेंट होता, उस पार्टिसिपेशन को स्मॉलर, स्टैंडर्डाइज्ड और ट्रैकेबल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इस मॉडल को एक प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी का काम सॉरी सबसे पहला बेनिफिट है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी का कम होना। पार्टिसिपेंट को कमांड लाइन टूल्स, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या रेगुलर नोड मेंटेनेंस हैंडल नहीं करनी पड़ती। दूसरा पॉइंट, हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। आपको डेडिकेटेड सर्वर खरीदने, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने या मंथली क्लाउड होस्टिंग बिल्स मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नोड की टेक्निकल ऑपरेशंस प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जबकि पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू मेंटेन रहती है। और चौथा पॉइंट है फ्रैक्शनल प्रोटोकॉल रिवॉर्ड्स। आपकी फ्रैक्शन होल्डिंग्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल प्रोटोकॉल रूल्स के तहत ब्लॉक रिवॉर्ड्स का शेयर कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। फ्रैक्शन होल्डर का रोल ट्रेडिशनल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जैसा नहीं होता। आपको खुद सर्वर रूम में बैठकर नोड इंस्टॉल, मॉनिटर या मेंटेन नहीं करना होता। इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन को स्मॉलर, स्ट्रक्चर्ड और एक्सेसिबल डिजिटल यूनिट्स के थ्रू एनेबल करना। अब इसी फ्रेमवर्क को हम एमएसटी ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अब तक हमने वैलिडेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा।
अब सवाल है, एमएसटी ब्लॉकचेन इस पूरे फ्रेमवर्क में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है? एमएसटी ब्लॉकचेन एक कम्युनिटी ड्राइवन और सस्टेनेबल पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लो कॉस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 टूल्स और स्केलेबल रियल वर्ल्ड एसेट यूटिलिटी प्रोवाइड करना। एमएसटी को समझने के लिए 4 की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। पहला, ईवीएम कॉम्पेटिबिलिटी। एमएसटी इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कॉम्पेटिबल है। इसका मतलब इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलपमेंट टूल्स को एमएसटी इकोसिस्टम में यूज किया जा सकता है। दूसरा, लो ट्रांजैक्शन फी। एमएसटी का डिजाइन लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस के लिए किया गया है, जहां गैस फी नियर जीरो लेवल पर रहने का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, प्ले आर्केडेक्स इंटीग्रेशन। प्ले आर्केडेक्स जैसे रियल वेब3 गेमिंग और एप्लीकेशन डैप्स नेटवर्क पर डेली ऑन चेन एक्टिविटी और गैस यूसेज जनरेट करते हैं। चौथा, कम्युनिटी गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ। एमएसटी इकोसिस्टम में टोकन और फ्रैक्शन होल्डर्स को ऑन चेन गवर्नेंस के थ्रू नेटवर्क के फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपनी वॉइस देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अब तक हमने एमएसटी का ओवरऑल पर्पस समझा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि एमएसटी का एक्चुअल टेक्निकल आर्किटेक्चर कैसे स्ट्रक्चर्ड है। एमएसटी के टेक्निकल आर्किटेक्चर के 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ईवीएम इंजन। एमएसटी इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल है। इसका मतलब डेवलपर सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर डेवलपर इथेरियम इकोसिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टूल से फेमिलियर है, ईवीएम कंपैटिबिलिटी उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड, हाई थ्रूपुट, 4000 प्लस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड विथ फास्ट फिनालिटी। ये वेब3 गेमिंग और एंटरप्राइज ट्रैफिक को सपोर्ट करता है। थर्ड, इको फ्रेंडली। एमएसटी पोसा कंसेंसस यूज करता है, जो ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग सेटअप्स के कंपैरिजन में मिनिमल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। अब पोसा एग्जैक्टली क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में उसको सिंपल वे में ब्रेक करते हैं। पोसा का फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी। नाम टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया सिंपल है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए सिर्फ पैसा होना इनफ नहीं है। पार्टिसिपेंट का नेटवर्क में इकोनॉमिक स्टेक भी होना चाहिए और उसकी अथॉरिटी या आइडेंटिटी भी वेरीफाइड होनी चाहिए। पोसा इसी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। एमएसटी चेन में पोसा को प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म के रूप में समझा जा सकता है। इसके 3 मेन एलिमेंट्स है, रेपुटेशन और स्टेक। वैलिडेटर्स का सिलेक्शन उनके इकोनॉमिक स्टेक और वेरीफाइड वैलिडेटर अथॉरिटी के बेसिस पर होता है। रैपिड ब्लॉक प्रोडक्शन, इस सिस्टम का डिजाइन ब्लॉक्स को शॉर्ट इंटरवल्स में प्रोड्यूस करने और ट्रांजैक्शंस को क्विकली कंफर्म करने के लिए किया गया है। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई वैलिडेटर नेटवर्क रूल्स फॉलो नहीं करता, गलत बिहेवियर करता है या ऑफलाइन रहता है, तो प्रोटोकॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर पेनाल्टी लगता है। सिंपल वर्ड्स में पोसा का मतलब है स्टेक, वेरीफाइड अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के कॉम्बिनेशन के थ्रू ब्लॉकचेन कंसेंसस मेंटेन करना। अब समझते हैं कि एमएसटी नेटवर्क का वैलिडेटर आर्किटेक्चर कितने नोड्स पर बेस्ड है। यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, टोटल नेटवर्क कैपेसिटी
21 वैलिडेटर नोड्स। ये 21 नोड्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 3 फाउंडेशन नोड्स, इन नोड्स को कोर टेक्निकल टीम डायरेक्टली ऑपरेट करती है। इनका मेन पर्पस बेसलाइन नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन करना, पीओएस मैकेनिज्म को सपोर्ट करना और प्रोटोकॉल अपग्रेड्स को मैनेज करना है। बाकी 18 कम्युनिटी फ्रैक्शनल नोड्स, ये नोड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्रैक्शनल नोड पार्टिसिपेशन यूनिट्स के थ्रू अवेलेबल है। इनका ऑब्जेक्टिव नेटवर्क में ब्रॉडर पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करना है। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर को सिंपल वे में समझिए। 21 टोटल वैलिडेटर नोड्स, 3 फाउंडेशन नोड्स, 18 कम्युनिटी फ्रैक्शनल नोड्स। अब नेचुरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कम्युनिटी फ्रैक्शनल नोड में जो फ्रैक्शन बोला जा रहा है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? फ्रैक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझना जरूरी है। फ्रैक्शन एक ऐसी डिजिटल पार्टिसिपेशन यूनिट है जो एक एक्टिव एमएसटी वैलिडेटर नोड में किसी पार्टिसिपेंट का वेरिफाइबल शेयर रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर कोई पर्सन किसी वैलिडेटर नोड के फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी पार्टिसिपेशन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स के थ्रू वेरीफाई की जा सकती है। इस पार्टिसिपेशन के बेसिस पर होल्डर को नोड से जनरेट होने वाले ब्लॉक वैलिडेशन प्रोटोकॉल रिवॉर्ड्स में प्रोपोर्शनल शेयर मिलता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अब इंपॉर्टेंट नंबर समझिए, एक कम्युनिटी वैलिडेटर नोड को 70,000 स्टैंडर्डाइज्ड फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसका पर्पस यह है कि एक कंप्लीट वैलिडेटर नोड में पार्टिसिपेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड ना रहे। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक या मल्टीपल फ्रैक्शंस होल्ड कर सकते हैं। अब रिवॉर्ड मैकेनिज्म को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन में रिवॉर्ड्स नेटिव टोकन एमएसटीसी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक वैलिडेटर नोड में टोटल 70,000 फ्रैक्शंस होते हैं। नेटवर्क पर अप्रॉक्सीमेटली हर 3 सेकेंड्स में एक नया ब्लॉक प्रोड्यूस होता है और हर ब्लॉक के लिए प्रोटोकॉल रिवॉर्ड 200 एमएसटीसी होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डेली रिवॉर्ड सिर्फ एक नोड को नहीं मिलते। डेली एमिशन रिवॉर्ड्स उस डेट तक एक्टिवेट हुए सभी एक्टिव नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एमएसटी नेटवर्क की टोटल कैपेसिटी 21 वैलिडेटर्स नोड की है। अभी तक 12 नोड्स एक्टिवेटेड है। इसका मतलब करंट एक्टिव पार्टिसिपेशन 12 nodes into 70,000 fractions equals to 8,40,000 active fractions। अब डेली ब्लॉक रिवॉर्ड्स इन्हीं 12 एक्टिव नोड्स या 8,40,000 फ्रैक्शंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे जैसे फ्यूचर में एडिशनल नोड्स एक्टिवेट होंगे, एक्टिव नोड काउंट और टोटल एक्टिव फ्रैक्शंस इंक्रीज होंगे। उसके बाद डेली रिवॉर्ड सभी एक्टिव नोड्स के कंबाइंड फ्रैक्शन पूल के बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, हैल्विंग। हैल्विंग का सिंपल मीनिंग है कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम के साथ हर ब्लॉक पर क्रिएट होने वाले नए टोकन्स की क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है। एमएसटी में प्रोग्राम्ड एमिशन हैल्विंग्स का पर्पस टोकन इन्फ्लेशन को मैनेज करना और लॉन्ग टर्म प्रोटोकॉल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना है। शुरुआती फेज में ब्लॉक एमिशन कंपैरेटिवली हायर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव अर्ली नेटवर्क सिक्योरिटी और वैलिडेटर नोड्स के बूटस्ट्रैप को इंसेंटिवाइज करना होता है। लेकिन डिफाइंड टाइम पीरियड्स या एपोक्स के बाद हर ब्लॉक पर मिंट होने वाले एमएसटीसी टोकन्स की क्वांटिटी रिड्यूस कर दी जाती है।
इसी प्रोसेस को हैल्विंग इवेंट कहा जाता है। एमएसटी के एमिशन शेड्यूल को इस तरह समझा जा सकता है। अभी जो चल रहा है 2024 से 2026 नवंबर 1 तक, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज में हर ब्लॉक को, जैसे एक ब्लॉक जनरेट होता है, उसका रिवॉर्ड मिलता है 200 MSTC। नेक्स्ट जब हैल्विंग होता है 2026 नवंबर में, और जब से लेके 2028 तक 2 साल है, हर 2 साल में हैल्विंग होता है। जो पहले 200 मिलता था हैल्विंग से पहले ब्लॉक रिवार्ड, वो सीधे आधा हो जाता है, माने 100 MSTC हो जाता है। और उसके 2 साल के बाद 50, उसके बाद 25, उसके बाद 12, 6, 3, 1, ऐसे घटते घटते जाएगा। टोटली ये हैल्विंग 10 इवेंट्स में यानी 20 ईयर्स तक चलेगी। क्यों? क्योंकि ये एमएसटी का टोटल सप्लाई जो है 8.41 बिलियन कॉइन्स, वो सब सर्कुलेशन में आने के लिए ये 20 साल लगता है। इसके वजह से ये टोटल हैल्विंग 20 साल होता है। इसका मेन टेक अवे ये है कि ब्लॉक एमिशंस परमानेंटली सेम नहीं रहते। प्रोटोकॉल के प्री डिफाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम के साथ नए टोकन्स की एमिशन रिड्यूस होती जाती है। इसलिए वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने वाले पार्टिसिपेंट के लिए सिर्फ करंट रिवॉर्ड देखना इनफ नहीं है। रिवॉर्ड मैकेनिक्स के साथ एमिशन शेड्यूल और फ्यूचर हैल्विंग इवेंट्स को भी समझना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि एमएसटी फ्रैक्शनल वैलिडेशन को अलग क्या बनाता है। सबसे पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। यहां पार्टिसिपेशन डायरेक्टली लेयर 1 ब्लॉकचेन के कंसेंसस इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ये अप्रोच सिर्फ स्पेक्युलेटिव डैप टोकन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नेटवर्क के फाउंडेशनल लेयर से जुड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट है जीरो डेवलपर्स वर्क। इस मॉडल में पार्टिसिपेंट को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, सर्वर मेंटेन करने या हार्डवेयर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट है ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी। वैलिडेटर नोड का अपटाइम, ब्लॉक प्रोडक्शन और रिवॉर्ड ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंटली वेरीफाई किया जा सकते हैं। तो एमएसटी फ्रैक्शनल वैलिडेशन को 3 सिंपल वर्ड्स में याद रखिए: इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन फ्रैक्शनल वैलिडेशन को एक स्ट्रक्चर्ड और एक्सेसिबल पार्टिसिपेशन मॉडल बनाता है। अब सवाल है, वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट इंडिविजुअल्स, जो लोग रोज इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं और डिजिटल ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप है टेक एंथुजियास्ट्स का, जो वेब3 के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के बजाय इकोसिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तीसरा ब्लॉकचेन लर्नर्स, जो प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे काम करता है और वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड्स किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। चौथा ग्रुप है लॉन्ग टर्म बिलीवर्स का, जो सस्टेनेबल वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंटरेस्ट रखते हैं। और पांचवा ग्रुप है इंफ्रा सीकर्स, जो मीम कॉइन्स या शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के बजाय टेक्नोलॉजी बैक्ड पार्टिसिपेशन मॉडल्स को समझना चाहते हैं। इसलिए वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपर्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप डिजिटल इकोनॉमी को डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं, तो एप्लीकेशंस के साथ साथ उनके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है। इस स्लाइड का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझना एक बात है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेना अलग बात है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले इन पॉइंट्स को केयरफुली एवेल्युएट कीजिए।
1. अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। पोसा कंसेंसस और ब्लॉक प्रोडक्शन कैसे वर्क करते हैं, पहले ये समझिए। दूसरा, रिव्यू रिवॉर्ड मैकेनिक्स। प्रोटोकॉल एमिशंस, हैल्विंग शेड्यूल्स और एमएसटीसी रिवॉर्ड रूल्स को डिटेल में स्टडी कीजिए। तीसरा, चेक केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। पोर्टल पर रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस को समझकर कंप्लीट कीजिए। चौथा, अंडरस्टैंड लॉक टर्म्स, फ्रैक्शन टर्म्स, अनस्टेकिंग टाइमलाइंस और एप्लीकेबल फी रूल्स को ध्यान से रिव्यू कीजिए। पांचवा, वेरीफाई ऑफिशियल सोर्सेस। इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल एमएसटी पोर्टल लिंक्स और वेरीफाइड कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज कीजिए। सिक्स, एक्नॉलेज मार्केट रिस्क। क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। प्राइस वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7, नो इनकम प्रोमिसेस। ब्लॉक रिवॉर्ड्स प्रोटोकॉल रूल्स और नेटवर्क एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, इन्हें गारंटीड रिटर्न्स नहीं समझना चाहिए। 8, एसेस पर्सनल बजट। अपनी लिविंग एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड और एसेंशियल फाइनेंशियल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके कैपिटल कमिट नहीं करना चाहिए। 9th, अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नेंस प्रपोजल्स, नेटवर्क रूल्स और फ्यूचर डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इस बात को समझिए। 10th, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। डिसीजन लेने से पहले अवेलेबल इंफॉर्मेशन को थ्रोली वेरीफाई कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट सिंपल है, पहले टेक्नोलॉजी समझो, फिर मॉडल समझो, फैक्ट्स वेरीफाई करो, उसके बाद ही डिसीजन लो। अब तक हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वैलिडेटर रोल और फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन को समझा। अब थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं। पहले डिजिटल वर्ल्ड में हम प्लेटफॉर्म्स को मेनली यूज करते थे। सोशल मीडिया पर कंटेंट देखना, मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट सेल करना या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना। पार्टिसिपेशन का मतलब मोस्टली प्लेटफॉर्म के अंदर एक्टिविटी करना होता है। इस अप्रोच को हम ओल्ड वेब 2.0 माइंडसेट कह सकते हैं। मैं किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके क्या कंज्यूम या सेल कर सकता हूं, यहां वैल्यू क्रिएट होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के रूल्स, अल्गोरिदम्स और एक्सेस सिस्टम्स के अंदर। वेब 3.0 एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है। मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्टिसिपेंट कैसे बन सकता हूं? यहाँ फोकस सिर्फ एप्लीकेशन यूज करने पर नहीं, बल्कि उस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को सपोर्ट करने पर होता है जो एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेब 2.0 इर्रिलेवेंट हो गया। सोशल प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज अब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजिटल पार्टिसिपेशन का स्कोप एक्सपैंड हो रहा है। पहले हम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिविटी करते थे, अब हम प्लेटफॉर्म के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स रहेंगे या उन नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट को सपोर्ट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव समझते हैं। डिजिटल इकोनॉमी कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रही है। हर दिन नए प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, मैं ऑनलाइन क्या अर्न कर सकता हूं, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए, कल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बिल्ड हो रहा है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडिम का कोर आइडिया है। आज हमने एक कंप्लीट जर्नी देखी। हमने स्टार्ट किया इंटरनेट यूजर्स से, फिर हमने समझा क्रिएटर्स, सेलर्स, फ्रीलांसर्स, ट्रेडर्स और डेवलपर्स का रोल। उसके बाद
हम एप्लीकेशन लेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर तक आए। हमने लेयर 1 ब्लॉकचेन, कंसेंसस मैकेनिज्म और वैलिडेटर्स को समझा। फिर ट्रेडिशनल वैलिडेटर मॉडल की एंट्री बैरियर्स देखी। उसके बाद फ्रैक्शनल नोड पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट समझा और फाइनली एमएसटी के फ्रैक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल तक पहुंचे। अब फाइनल क्वेश्चन ये है, मैं इंटरनेट पर सिर्फ क्या कर रहा हूं? इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डिजिटल इकोसिस्टम के किस लेयर पर पार्टिसिपेट कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ एप्लीकेशंस यूज कर रहा हूं? क्या मैं कंटेंट या सर्विसेज क्रिएट कर रहा हूं? या क्या मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझ रहा हूं जो फ्यूचर के डिजिटल इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा? सबसे पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए, किसी भी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को समझना जरूरी है। इस जर्नी को 6 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, लर्न एंड स्टडी। व्हाइट पेपर पढ़िए, पोसा कंसेंसस को समझिए और ये देखिए कि वैलिडेटर नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है। स्टेप 2, केवाईसी वेरिफिकेशन। पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करके रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। स्टेप 3, कनेक्ट वैलेट। एक ईवीएम कॉम्पेटेबल वेब3 नॉन कस्टोडियल वैलेट को प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कीजिए, वो सेफपाल हो या ब्रिज की। स्टेप 4, सेलेक्ट फ्रैक्शंस। अपनी प्रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर फ्रैक्शनल नोड यूनिट चूज कीजिए। स्टेप 5, मॉनिटर एक्टिविटी। वेब डैशबोर्ड के थ्रू वैलिडेटर परफॉर्मेंस और ब्लॉक रिवॉर्ड्स को रेगुलरली ट्रैक कीजिए। स्टेप 6, गवर्न एंड पार्टिसिपेट। कम्युनिटी डाओ प्रपोजल्स को समझिए और इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रोसेस का पहला स्टेप परचेज नहीं, एजुकेशन है। पहले टेक्नोलॉजी को समझना है, उसके बाद पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना है, फिर वैलेट और फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटी और वैलिडेटर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और इवेंचुअली गवर्नेंस और ब्रॉडर इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन का पार्ट बनना है। रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन हमेशा नॉलेज से स्टार्ट होती है, इसलिए पहले सीखिए, फिर वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के फाइनल मैसेज पर आते हैं। आज हमने ब्लॉकचेन को सिर्फ एक डिजिटल टोकन के रूप में नहीं देखा, हमने समझा कि इसके पीछे एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन, कंसेंसस मैकेनिज्म, वैलिडेटर्स, एप्लीकेशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस जर्नी को 4 सिंपल स्टेप्स में याद रखिए। लर्न द टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का बेसिक स्ट्रक्चर समझिए, पोसा कंसेंसस का रोल समझिए, वैलिडेटर नेटवर्क को कैसे सपोर्ट करता है ये समझिए, अंडरस्टैंड द मॉडल, एमएसटी का लेयर 1 आर्किटेक्चर समझिए, 21 वैलिडेटर स्ट्रक्चर को समझिए, कम्युनिटी फ्रैक्शनल नोड मॉडल को समझिए, 70,000 फ्रैक्शन स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड मैकेनिज्म और हैल्विंग शेड्यूल को क्लियरली समझिए। और तीसरा, वेरीफाई द फैक्ट्स। किसी भी डिसीजन से पहले ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर चेक कीजिए। ऑफिशियल एमएसटी ब्लॉकचेन पोर्टल mstblockchain.com और ऑफिशियल ब्लॉक एक्सप्लोरर mstscan.com, ऑफिशियल डाउ पोर्टल dao.mstblockchain.com। और जब टेक्नोलॉजी, मॉडल और इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली समझ लें, तब आता है फाइनल स्टेप, देन डिसाइड। डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आज हमने इंटरनेट यूजर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेंट तक पर्सपेक्टिव देखा। हमने समझा कि डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ एप्लीकेशंस यूज करना ही पार्टिसिपेशन नहीं है। एप्लीकेशंस के नीचे जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, उसको समझना भी
उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस मॉडल में पार्टिसिपेट करें या नहीं, फाइनल डिसीजन आपका है। लेकिन वेब3 को समझने के लिए एक बात याद रखिए, ब्लॉकचेन सिर्फ टोकन नहीं है, इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंसेंसस मैकेनिज्म है, वैलिडेटर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है, और इन सबको कनेक्ट करता हुआ एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो आज के सेशन का फाइनल टेक अवे है, टेक्नोलॉजी को समझो, मॉडल को समझो, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो और फिर अपना डिसीजन लो। थैंक यू एवरीवन।